मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर में एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कस कर लिया था, उसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए। आज हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये टॉपिक कैसे कर सकता है? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ पढ़ा था और उसमें आपने इसको डिफाइन किया था गॉस लॉ को कि किसी क्लॉज सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लॉज सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लॉज सरफेस। इसको आप लिखते थे phi इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कोई फार्मूला लिखा था। तो जो क्लॉज सरफेस हुआ करती थी उसमें टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके जो रेशियो है उसी को अपन क्या बोलते थे? टोटल फ्लक्स लिंक टू द क्लॉज सरफेस। ठीक है ना, ये हुआ करता था इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जैसे अपन मैग्नेटिज्म में बात कर रहे हैं, कोई क्लॉज सरफेस ले ली, सपोज मेरे पास ये क्लॉज सरफेस है, इसको हमने क्लॉज सरफेस बोला, ये गॉसियन सरफेस बोला। हम जब मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो इसके अंदर कोई बार मैग्नेट ही रखेंगे। इसके अंदर क्या रखेंगे बेटा? कोई बार मैग्नेट। सपोज एक बार मैग्नेट ये रख दी, दूसरी बार मैग्नेट ये रख दी, बहुत सारी बार मैग्नेट रख सकते हैं अपन इसमें। और बार मैग्नेट का कांसेप्ट हमारा सीखा हुआ बेटा, इसमें एक पोल एल एन इक्वल एन होता है, दूसरा एस पोल होता है। ऐसे दूसरे वाले में होगा एन पोल और एस पोल। और हम बोलेंगे इस कांसेप्ट के हिसाब से टोटल फ्लक्स जो हो उसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि उस क्लॉज सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, टोटल फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में इस क्लॉज सरफेस से हम देखें कि कितनी फील्ड लाइंस हमारे पास हो रही है। तो हम एक लॉजिक तो ये जानते हैं कि अगर एक बार मैग्नेट की बात करें तो n2s फील्ड लाइंस किस तरह से मिलती है? n से स्टार्ट होती है, s पे जाके इंटरसेक्ट होती है। कुछ फील्ड लाइंस नहीं मिलती है, इस तरह से दिखाते हैं अपन, इधर कुछ बाहर से आती है, अंदर जो है वो s2n होती है। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक बार मैग्नेट के लिए फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करी जाती है, n से बाहर निकलती है, s पे आके इंटरसेक्ट होती है। देखा जाए तो अगर एक बार मैग्नेट को मैं क्लॉज सरफेस में रखूंगा तो जितनी फील्ड लाइंस n से निकलेगी उतनी फील्ड लाइन आके s पे मिल जाएंगी। तो इस क्लॉज सरफेस से कितनी बाहर निकली या कितनी एंटर हुई वो तो शून्य हुई, जीरो हुई। ठीक है ना, तो जितनी फील्ड लाइंस n से निकलेंगी उतनी आके s पे मिल जाएंगी। ऐसे ही इसमें होगा, जितनी फील्ड लाइंस n से निकलेंगी उतनी आके s पे मिल जाएंगी। तो इस क्लॉज सरफेस से आउटवर्ड या इनवर्ड जो फील्ड लाइंस है वो तो जीरो हुई। ठीक है ना, क्लॉज सरफेस से लिंक जो है या बोले कि कितनी फील्ड लाइंस इससे बाहर निकली है, कितनी इसमें एंटर हो रही है वो तो जीरो हुई। बिकॉज क्योंकि इसने तो n और s, अगर हम बोले कि n और s को अलग अलग कर सके तो ऐसा पॉसिबल है, अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट हम ऐसा जानते हैं इस बार मैग्नेट के आप कितने ही टुकड़े कर लो, 1000 टुकड़े कर लो, n और s दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। इन ए बार मैग्नेट there does not a single pole exist, a single pole does not exist in a bar magnet। ये नॉट ही आपके पास in a bar magnet, बार मैग्नेट में क्या होता है? सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते। इन अ बार मैग्नेट a single pole does not exist, a single pole does not exist in a bar magnet, a single pole does not exist। सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। बार मैग्नेट के केस में सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो चाहे कितने ही बार मैग्नेट, कितने डायपोल आप मैग्नेटिक डायपोल अंदर रखो, जितनी फील्ड लाइन n से बाहर निकलेंगी उतनी s पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब यहां से फ्लक्स लिंक फ्लक्स जीरो होगा। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा phi इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन B डॉट ds, B डॉट ds। ड्यू टू मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड B हो और किसी सरफेस एलिमेंट ds से फ्लक्स निकाले तो B डॉट ds पढ़ते हैं। बट टोटल सरफेस से कैलकुलेट करना हो जिसका सरफेस एरिया s हो तो इंटीग्रेशन कर लो, तो नेट इतना हुआ। बट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाले केस से सोचे अपन तो सिग्मा क्यू, यहां बोले कि सिग्मा की बात करें कि फील्ड लाइंस कितनी होंगी तो वो जीरो हुई, तो नेट फ्लक्स जीरो होना चाहिए। तो phi इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन B डॉट ds, B डॉट ds इक्वल्स टू जीरो। ये कंडीशन हो गई। मींस इन अ मैग्नेटिज्म, इन मैग्नेटिज्म net magnetic flux through a closed surface
क्लॉज सरफेस is always zero, is always zero. In magnetics, net magnetic flux through a closed surface is always zero. ठीक है ना, इससे पास होने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा बेटा। ठीक है, तो ये लॉ आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से कंप्लीट करना है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, some important quantities related to magnetism। देखो, some important quantities related to magnetism। गॉस लॉ हमें समझ में आ गया, मैग्नेटिज्म में हमेशा जीरो होगा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लॉज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज की बात करते हैं। some quantities related to magnetism, some quantities related to magnetism, some quantities related to magnetism। First, intensity of magnetism, या हम उसको बोले intensity of magnetization। फर्स्ट डेफिनेशन या फर्स्ट क्वांटिटी है intensity of magnetization। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर डेफिनेशन बताऊंगा। आई वेक्टर इक्वल्स टू एम नेट अपॉन कैपिटल वी। जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को या मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइजेशन के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, m प्रोड्यूस होगा उसमें। जैसे देखो फोर्थ चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जब हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे उस पर नेट डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ करता था, p नेट होता था। वैसे ही अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर नेट मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसे ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको आई वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा m नेट अपॉन v। ठीक है, तो इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन we put a magnetic substance in magnetic field, when we put a magnetic substance in magnetic field, then net magnetic dipole moment, net magnetic dipole moment produced in it। So magnetic dipole moment in, so net magnetic dipole moment in unit volume of a magnetic substance is called intensity of magnetization। Intensity of magnetization इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन एमनेट की डायरेक्शन में होगी। यूनिट क्या होगी, एमनेट की यूनिट जो थी आपने पढ़ी थी एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का डिवाइड कर लो। यूनिट ऑफ आई इज एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, देन ये होगी एम्पियर पर मीटर। यूनिट ऑफ आई जो है वो एम्पियर पर मीटर
और डायमेंशन ऑफ आई लिखोगे मास 0, लेंथ 0, टाइम 0, a1 मीटर था ना तो l-1 a1। इस तरह से हम डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेकेंड डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम h वेक्टर से डिनोट करेंगे। इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। h वेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे v0 अपॉन म्यू नॉट। जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को या मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो वो कितना मैग्नेटाइज होता है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको डिनोट करेंगे h वेक्टर इक्वल्स टू v0 अपॉन म्यू नॉट। यूनिट ऑफ h वेक्टर, यूनिट ऑफ h वेक्टर इज एम्पियर पर मीटर। इसका मतलब h वेक्टर और I वेक्टर दोनों एक जैसे ही है। तो ये डिपेंड करता है कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी h के, कि वहां जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल सही ऐसा ही लिखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड h से डिनोट करेंगे इसको, और वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो यहीं से रहेगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम काई एम से डिनोट करते हैं, I प्रोपोर्शनल टू h। जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है ना, तो उसकी जो मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h होती है। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लिया जाता है काई एम। दिस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। काई एम का फॉर्मूला हो गया आपके पास I अपॉन h। इफ h equals to 1 एम्पियर पर मीटर देन chi m equals to कैपिटल I। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी h 1 एम्पियर पर मीटर हो देन उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, वही उसकी ससेप्टिबिलिटी होगी। इट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। और फोर्थ जो पॉइंट आपका है वो परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमेबिलिटी, और रिलेटिव परमेबिलिटी इसको म्यू एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने परमिटिविटी ऑफ मीडियम पढ़ा था, एप्सिलॉन एम, ठीक है ना, वैसे ही परमेबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू वन, ये डिपेंड करता है कि कोई फील्ड है आपके पास, उसमें से नंबर ऑफ कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो सकती है वो डिनोट करता है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमेबिलिटी को म्यू आर से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला म्यू एम अपॉन म्यू नॉट होता है। म्यू आर इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट होता है। ये रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। The ratio of permeability of medium to permeability of free space is called relative permeability of medium. It is also unitless और dimensionless quantity, ठीक है। तो ये भी हम इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ से म्यू एम का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट इनटू म्यू आर, म्यू एम इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। इट इज आल्सो ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है ना। इस तरह से हम देख लेते हैं, सारा डिस्कस कर लिया, और बाकी इनके बीच जो रिलेशंस और न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।